गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा प्रजापति पर। साथियों, आज है 4 मई 2024। आज के करंट अफेयर्स में टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। साथियों, आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस या कोई भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और खास करके उस छात्र छात्राओं के लिए जो रेलवे का फॉर्म भरे हैं, यानी कि एसआर और कांस्टेबल का फॉर्म भरे हैं, एसएससी, सीएचएसएल का फॉर्म भरे हैं, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और इन क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट ना रहे। और क्वेश्चन के अगर आप पॉइंट्स देखते हैं तो आपको क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, क्योंकि कहानी की तरह पॉइंट्स दिए गए हैं साथियों। ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आपको क्वेश्चंस तैयार कराना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम है, तो आप पढ़ाई कीजिए। और अगर रेलवे का फॉर्म नहीं भरे हैं तो अभी भी टाइम है, 15 तक आप फॉर्म भर सकते हैं, 15 मई तक। तो आप जाके जल्दी से फॉर्म भरिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। एग्जाम की तैयारी जीके जीएस में आपके 50 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एग्जाम की तैयारी करना मेरा काम है। आप डेली मेरा क्लास देखिए, सुबह सुबह 9:30-10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप 9:30-10 से मेरा क्लास देख सकते हैं। 9:30 या 10, दोनों में से कोई भी एक टाइम होता है, उस पर क्लास अपलोड हो जाती है और आपको डेली बाय डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिल जाएंगे। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चंस एक एक करके कवर करेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में नौसेना के वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर सही आंसर है इसका, कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना के वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे क्लास में, यानी कि मेरे क्लास में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाता हूं साथियों, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई डाउट ना रहे। अगर आप फिल्म देखते हो, यानी कि फिल्म का ट्रेलर देखते हो, लेकिन फिल्म नहीं देखोगे आप, तो आपको कहानी समझ में नहीं आती है। तो एक फिल्म की तरह ही, मतलब ये समझो कि ट्रेलर था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन यानी कि ट्रेलर था, इसका फिल्म जो है पॉइंट्स में समझिए। चलिए साथियों, इनका पॉइंट देख लीजिए। पहला पॉइंट है साथियों, 1 मई को राष्ट्रपति भवन में वाइस चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। ठीक है, कृष्णा को एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह नियुक्त किया गया है। तो भारतीय नौसेना के जो वाइस चीफ थे पहले, उनका नाम था दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, जो कि अब हट चुके हैं। उनके जगह पे जो कृष्णा स्वामीनाथन है, उन्हें यह पद दिया गया है, यानी कि वाइस चीफ का पद दिया गया है नौसेना में। ठीक है, कृष्णा स्वामीनाथन जो है, सेकंड पॉइंट है साथियों, कृष्णा स्वामीनाथन 1 जुलाई 1987 को फ्लैग ऑफिसर के तौर पर नौसेना में शामिल हुए थे। तो ये जो भारतीय नौसेना में जो शामिल हुआ थे, वो फ्लैग ऑफिसर के तौर पर, पहले जो फ्लैग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुए थे, वो 1 जुलाई 1987 में शामिल हुए थे। इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि भारतीय नौसेना के जो वाइस चीफ थे पहले, जिनका नाम था दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो अब हट चुके हैं। उनके जगह पे कृष्णा स्वामीनाथन को इस पद पे नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए, कृष्णा स्वामीनाथन जो है आईएनएस विक्रम आदित्य के अलावा वारशिप की कमान भी संभाल चुके हैं। तो देखिए, कृष्णा स्वामीनाथन जो है पहले भी कई जगह पे काम कर चुके हैं, जिसमें आईएनएस विक्रम आदित्य का नाम आप सुने होंगे पहले भी, है ना? विक्रम आदित्य नाम बहुत प्रचलित है साथियों, विक्रम आदित्य, इनका नाम आप पहले सुने होंगे। तो ये आईएनएस विक्रम आदित्य के अलावा वारशिप की कमान भी संभाल चुके हैं। तो पहले भी ये काम कर चुके हैं आईएनएस विक्रम आदित्य में। और भी कुछ आईएनएस के हैं जो कि वारशिप, जो कि इसमें भी काम कर चुके हैं। यहाँ अगला पॉइंट देखिएगा साथियों, चौथा पॉइंट, तो इसमें बताया गया है कि इन वारशिप में आईएनएस विद्युत, आईएनएस विनाश, मिसाइल मिसाइल एन आईएनएस कॉर्वेट कुलिस, आईएनएस मैसूर शामिल है। तो मतलब आईएनएस विक्रम आदित्य के अलावा जो वारशिप हैं, जो कि आईएनएस विद्युत है, आईएनएस विनाश है, मिसाइल आईएनएस कॉर्वेट पुलिस है, आईएनएस मैसूर है, इसमें भी वो काम कर चुके हैं। ठीक है साथियों, वह फ्लैग ऑफिसर ऑफ शो डिफेंस एडवाइजरी ग्रुप और सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो पहले भी जो है फ्लैग ऑफिसर के तौर पर काम कर चुके हैं और डिफेंस एडवाइजरी के ग्रुप के सलाहकार भी रह चुके हैं। ठीक है साथियों, इसके लिए भारतीय नौसेना का उन्हें यह पद दिया गया है। ठीक है साथियों, कृष्णा स्वामीनाथन जो है, मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कृष्णा स्वामीनाथन जो है, उसे वाइस चीफ के भारतीय नौसेना के वाइस चीफ पद नियुक्त किया गया है। और उससे पहले जो थे वाइस चीफ के पद पर,
जिनका नाम था दिनेश कुमार त्रिपाठी, वो अब हट चुके हैं। ठीक है साथियों? चलिए, कृष्णा स्वामीनाथन को कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं भारतीय नौसेना की तरफ, मतलब उसके पक्ष में। तो मैंने ये पॉइंट नहीं दिए हैं, लेकिन उन्हें कुछ अवार्ड भी दिए गए हैं भारतीय नौसेना के। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। साथियों, अगर आपको समझ में आते हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर गीता सबरवाल, यानी कि सही आंसर इसका थर्ड हो जाएगा, गीता सबरवाल को यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, इनका भी पॉइंट्स है, समझ लीजिए आप। पहला पॉइंट है, यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने भारत की गीता सबरवाल को इंडोनेशिया में यूएन की रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। ठीक है साथियों, तो यह किसके द्वारा किया गया? तो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है, जिनका नाम है एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, उनके द्वारा यह, जो भारत के, हमारे भारत के गीता सबरवाल जी हैं, उनको यूएन की जो रेसिडेंट होते हैं हर मतलब अलग अलग देश में, तो उन्हें अभी जो है इंडोनेशिया में यह पद दिया गया है। ठीक है, उन्हें यह कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, यूएन की तरफ से। ठीक है, इनसे पहले जो है यूएन की तरफ से ही थाईलैंड में वो कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर चुके थी। ठीक है, लेकिन अभी जो है थाईलैंड में जैसे कि ट्रांसफर होते हैं, समझिए कि ऐसा ट्रांसफर हो गया। ठीक है साथियों, तो गीता सलवाल जी जो है थाईलैंड में यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर चुकी हैं, और अभी जो है उनका ट्रांसफर यानी कि तबादला होकर इंडोनेशिया में उन्हें यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोऑर्डिनेटर के पद पर नियुक्त किया गया। ठीक है साथियों, ये किसके किसके द्वारा किया गया? तो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, इनके द्वारा यह कार्य किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए, गीता सलवाल जी को श्रीलंका में यूनाइटेड नेशन के शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में भी कार्यरत थी। ठीक है, मतलब ये पहले भी कार्य कर चुकी हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही, जो कि श्रीलंका में वो कार्य कर चुकी हैं शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में। ठीक है साथियों, वे यूके के विभाग के गरीबी और नीति सलाहकार के रूप में भी कार्यरत थी। तो देखिए, कई जगह पे ये काम कर चुकी है, हमारे देश की हैं, यानी कि भारत देश की हैं, और गीता सलवाल इनका नाम है, जो कि कई देशों में अपने काम कर चुकी हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से, है ना साथियों? तो आप पहले थाईलैंड की तरफ से देखिए कोऑर्डिनेटर, अभी जो है इंडोनेशिया में उन्हें नियुक्त किया गया कोऑर्डिनेटर के पद पर ही, और इनसे पहले भी श्रीलंका में वो शांति निर्माण और विकास सलाहकार के रूप में काम कार्य कर चुकी हैं, और ये और भी कई जगह पे काम कर चुके हैं, जो कि यूके में यानी कि ब्रिटेन में गरीबी और नीति सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं यूनाइटेड नेशन की तरफ से ही। ठीक है साथियों, तो यह किसके द्वारा किया गया? तो यह जो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, इनके द्वारा यह कार्य किया गया है, जो कि गीता सभावाल जी को इंडोनेशिया में यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। ठीक है साथियों, इतना आप याद रखिए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारतीय वीजा के नियम किसके द्वारा बदला गया? तो साथियों, वीजा आप जानते हो, जो कि इस देश से आप अपने देश से दूसरे देश जाते हो, यानी कि अमेरिका जाते हो और रसिया जाते हो, चाइना जाते हो, है ना, हर देश जाते हो आप घूमने फिरने के लिए या कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, जैसे कि अरब जाते हैं लोग, है ना, सऊदी अरब बोलते हैं, तो जाते हैं वीजा बना के। ठीक है, तो भारतीय वीजा के जो नियम है, यह किसके द्वारा बदला गया? तो ये यूरोपीय यूनियन के द्वारा यह काम किया गया है। ठीक है साथियों, इनका जो पॉइंट है वो आप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि क्या है, वीजा क्यों बदला गया यह नियम। पहला पॉइंट है साथियों, यूरोपीय यूनियन एम्बेसडर हार्वे डेल्फिन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ईयू ने भारतीयों के लिए 5 साल की वैलिडिटी वाले मल्टीपल एंटी सेंगे वीजा के नियमों को लागू कर दिया गया है। इस सेंगेन वीजा में 29 यूरोपीय देशों में जा सकेंगे। तो देखिए, यह काम जो है यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर जो हैं हार्वे डेल्फिन, इनके द्वारा यह बताया गया सोशल मीडिया पर कि ईयू ने, यानी कि यूरोपीय यूनियन ने भारतीयों के लिए 5 साल की वैलिडिटी वाले मल्टीपल एंट्री सेंगिन वीजा के नियम को लागू कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो यह किसके द्वारा किया गया? आप समझ गए पहले भी कि यूरोपीय यूनियन के जो एम्बेसडर है हर्बे डेल्फिन, इसके द्वारा यह किया गया है कि जो यूनाइटेड नेशन के जो, सॉरी, यूरोपीय यूनियन के जो भारतीय वीजा थे, वो 5 साल की वैलिडिटी वाले मल्टीपल एंट्री सेंगे वीजा के नियम को लागू कर दिया गया है।
इस शेंगेन वीजा से आप 29 यूरोपीय देशों में जा सकेंगे। ठीक है साथियों, तो पहले ये कार्य नहीं किया गया था, लेकिन अभी ये कार्य किया गया है, जिसका नाम है शेंगेन वीजा। ये जो वीजा है, ये वीजा लेकर आप 29 यूरोपीय देशों में आप जा सकेंगे। ठीक है साथियों, अब पहले जो थे ये शेंगेन वीजा, ये पहले 3 साल में आपको 2 बार बनानी पड़ती थी, लेकिन अभी जो है इसकी वैलिडिटी 5 साल तक कर दी गई है। ठीक है साथियों, भारतीय अब लंबी वैधता वाले मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। शेंगेन वीजा 90 दिन के लिए जारी किया जाने वाला एक शॉर्ट स्टेज वीजा होता है। ठीक है, तो शेंगेन वीजा क्या होता है साथियों, तो 90 दिन के लिए जारी करने वाला एक शॉर्ट स्टेज वीजा होता है। यह वीजा किसी भी यूरोपीय देशों में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देता है। इससे पहले तक 3 साल में 2 बार वीजा लेना पड़ता था। ठीक है साथियों, तो पहले जो थे ये 3 साल में 2 बार लेना पड़ता था, लेकिन अभी जो है 5 साल में आप एक ही बार लोगे तो भी चलेगा। ठीक है साथियों, तो यह कार्य किया गया है। शेंगेन वीजा कितने कितने दिन के लिए होता है, तो 90 दिन के लिए ये जारी किया जाता है। ठीक है, ये एक शेंगेन वीजा जो होता है ये एक शॉर्ट स्टेज वीजा होता है। इसका नाम अगर आप देखोगे दूसरा, तो शॉर्ट स्टेज वीजा रखा गया है। ठीक है, तो आप यानी कि 90 दिन में जो है 29 यूरोपीय देश में आप घूम के आ सकते हैं। ठीक है, और 5 साल तक ये वैलिडिटी कर दी गई है, मतलब आप 5 साल में जा सकते हो आराम से। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे साथियों। अब 18 अप्रैल से लागू नियम के मुताबिक भारतीयों की मल्टीपल एंट्री शेंगेन वीजा मिलेगा, जिससे खर्चा भी बच जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि 3 साल में 2 बार वीजा लेना पड़ता था, लेकिन अभी जो है 5 साल में आपको एक ही बार वीजा लेना पड़ेगा और आप 29 यूरोपीय देशों में आप घूम के आ सकते हो। ठीक है साथियों, इससे आपका खर्चा भी बच जाएगा ना। चलिए, यह एक स्टिकर के रूप में होता है, यानी कि यह जो शेंगेन वीजा जो है, यह एक स्टिकर के रूप में होता है, जिसे आपके पासपोर्ट या एक यात्रा दस्तावेज पर चिपकाया जाता है। जैसे कि आप कोई किताब खरीदते हो, जैसे कि भारतीय भवन का आप किताब पढ़े होंगे, तो उस पे एक स्टिकर होता है जिस पे लिखा होता है कि भारतीय भवन, है ना? यानी कि कोई भी बुक खरीदते हो या कोई भी सामान खरीदते हो आप, तो उस पे लिखा रहता है। ठीक है, यानी कि उस पे एक स्टिकर रहता है, जिससे ये प्रमाणित होता है ये इसी कंपनी का होगा या ये इसी चीज़ का होगा। ठीक है साथियों, इसीलिए ये शेंगेन वीजा जो होता है उस पे एक स्टिकर चिपकाया जाता है वीजा पे, आपके पासपोर्ट पे, ताकि आपको यह स्टिकर जो है आपको शेंगेन राज्यों में यात्रा करने के लिए परमिशन का प्रतीक होता है। ठीक है साथियों, यानी कि आपको अगर स्टिकर वो चिपकाया होगा नहीं होगा, तो मतलब आप समझ रहे हो ना कि एक प्रूफ हो जाता है कि आपका 100% ये आपकी है। ठीक है, और मतलब जैसे कि आपको एक किताब, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले दे दी, जैसे किताब खरीदते हो आप, तो उस पे स्टिकर अगर चिपकी नहीं होती है तो मानते हो कि फ्रॉड होगा, है ना? अगर स्टिकर आपको उस पे चिपकी होती है तो मानते हो कि उसी कंपनी का होगा, उसी चीज़ का, उसी ब्रांड का होगा। ठीक है, इसीलिए अगर शेंगेन वीज़ा पर उसके स्टिकर नहीं चिपके होंगे, तो मान लो कि उसका वीज़ा नहीं होगा, लेकिन दूसरे वीज़ा मतलब उसी वीज़ा पे, यानी कि कोई भी आपका पासपोर्ट होगा, उसी पासपोर्ट पे अगर दूसरे कंपनी का लोगो लगा होगा, यानी कि स्टिकर चिपकाया होगा, तो समझ लो कि ये शेंगेन वीज़ा नहीं है। ठीक है साथियों? तो इसीलिए इस शेंगेन वीज़ा का एक स्टिकर होता है जो कि आपके पासपोर्ट पर चिपकाया जाता है, और यही स्टिकर जो है आपको 29 यूरोपीय देशों में आपको घूमने की अनुमति देता है। ठीक है साथियों? इतना आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने बताया कि स्पेस क्राफ्ट वाइजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है? तो किस स्पेस एजेंसी के द्वारा बताया गया कि स्पेस क्राफ्ट वाइजर 1 जो है 24 अरब किलोमीटर से दूरी का सिग्नल भेजा है? तो यह नासा के द्वारा बताया गया है। ठीक है, चलिए इनका भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप रेलवे का फॉर्म भरे हैं, एसएससी सीएचएसएल, जो भी आप जो भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों, मैंने आपको पहले मैं अपने क्लास के एग्जाम में सॉरी अपने क्लास के स्टार्टिंग में बता देता हूँ मैं आपको कि यूपीएससी, एसएससी, रेलवे पुलिस या किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं साथियों। तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, और मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आता हूँ। तो यह जो चलिए साथियों, क्वेश्चन जो है जो कि किस स्पेस एजेंसी है, मतलब जो एक चीज़ आप समझिएगा इसमें कि क्वेश्चन जो होते हैं ना उसे समझना ये बहुत जरूरी होता है। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है ना? कभी कभी क्वेश्चन समझते भी नहीं है और टिक लगा देते हैं, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किस स्पेस एजेंसी ने,
यानी कि स्पेस एजेंसी, इसमें इसरो, आरएफएसए यानी कि ये रसिया का है, नासा, एसएसए, ठीक है। तो ये जो है ये सब स्पेस एजेंसी है। इसमें नासा के द्वारा यह किया गया, सॉरी नासा के द्वारा यह बताया गया है कि स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 जो है 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है। स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 से पहले वाइजर 2 लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, जो कि फेल हो चुकी थी। ठीक है साथियों, चलिए इन्हें भी हम पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। इनका पहला पॉइंट है, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बताया कि स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 ने 24 अरब किलोमीटर की दूरी से सिग्नल भेजा है। पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जब वाइजर 1 ने मैसेज भेजा है और नासा के इंजीनियर इसे पढ़ने में सफल रहे हैं। देखिए साथियों, जैसे कि आप मुसलमान हैं तो आपको उर्दू पढ़ने आती होगी। हम हिंदू हैं तो हमें उर्दू पढ़ने नहीं आती होगी। मतलब आप जैसे कि मराठी है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, तो उन्हें ये भाषा समझ में आता है, ताकि जो कि वो वहाँ पे रहते हैं। जैसे मैं मैथिली बोलता हूँ तो मैं मैथिली भाषा समझता हूँ, ठीक है। और जो तमिल तमिल तेलुगु ये सब बोलते हैं तो हमारी मैथिली वो नहीं समझ सकते। तो इसीलिए एक भाषा जो होता है वो वही समझ सकता है जिसकी उनकी जानकारी होती है। तो इंजीनियर की भाषा जो होती है, ये इंजीनियर के द्वारा यानी कि जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा ये बनाया जाता है ना? उनके द्वारा ही लॉन्च किया जाता है ना? और उनके भाषा जो है उन्हीं के इंजीनियर समझते हैं। यहाँ पे यही बताया जा रहा है, जो स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 जो है, जो मैसेज भेजा है, तो उसे पढ़ने में नासा के इंजीनियर सफल रहे हैं, ठीक है? तो वाइजर 1 जो स्पेसक्राफ्ट वाइजर 1 जो है, जो स्पेस एजेंसी मतलब जो 24 अरब किलोमीटर से दूरी का सिग्नल भेजा है, तो उससे नासा के जो इंजीनियर हैं, इसे पढ़ने में सफल रहे हैं। ठीक है साथियों? तो मैंने आपको पहले समझा दिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जिस जिस भी चीज़ में आप समझते हैं ज़्यादा, यानी कि आप तमिल, तेलुगु समझते हैं, गुजराती समझते हैं, मराठी समझते हैं, तो वो आप ही समझिएगा। तो है ना? तो ये भाषा जो है इंजीनियर ही समझ सकते हैं, साइंटिस्ट ही समझ सकते हैं, तो वो यही समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझने में ये सफल रहे हैं। ठीक है साथियों? जो ये मैसेज भेजा है। वाइचर 1 इंसानों द्वारा बनाया गया वो स्पेसक्राफ्ट है जो अंतरिक्ष में सबसे दूरी पर मौजूद है। ठीक है? ये साथियों अभी तक हमने कितने भेज चुके हैं स्पेस सेंटर से, है ना? लेकिन अभी तक जो है सबसे दूरी पे जो मौजूद है, यानी कि 24 अरब किलोमीटर की दूरी पे है साथियों। तो ये पहला ऐसा अंतरिक्ष है जो कि सबसे दूरी पे मौजूद है साथियों। इसका नाम है वाइजर 1। वाइजर 1 को साल 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। वाइजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। तो देखिए इसमें बताया गया कि 1977 में अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन कब भेजा गया? तो वाइजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। ठीक है? क्लियर हो गया ना साथियों? इस स्पेसक्राफ्ट ने पिछले साल 14 नवंबर के बाद सिग्नल भेजना बंद कर दिया था। डेटा इकट्ठा करने और उसे धरती पर भेजने के लिए जिम्मेदार स्पेसक्राफ्ट का फ्लाइट डेटा सिस्टम एक लूप में फंस गया था। साथियों, एक साइंटिस्ट ही समझ सकता है कि फ्लाइट डेटा सिस्टम क्या होता है, ठीक है? और कौन से डेटा होते हैं जो धरती पे भेजते हैं वो, ठीक है? तो वो जो है 14 नवंबर के बाद सिग्नल देना बंद कर दिया था। इसके लिए बताया गया कि पिछले 5 महीनों में यह पहली बार है जो वाइजर 1 ने मैसेज भेजा है, ठीक है? तो 14 नवंबर से बंद हो गया था, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो 5 महीने तो हो ही गए। ठीक है साथियों? इसके लिए बताया गया कि 5 महीने के बाद ये सिग्नल भेजा है, ठीक है? और ये कहाँ फँस गया था? तो ये डेटा इकट्ठा करने के लिए और धरती पर इसे भेजने के लिए, ठीक है? और सिस्टम में ये अपडेट करने के लिए, यानी कि अपने सिस्टम में अपडेट करने के लिए यह फँस गया था, यानी कि ये अपना काम कर रहे थे और तब तक इन्हें शायद भूल गए थे कि धरती पे भी इंसान रहते हैं, उन्हें भी ये भेजना पड़ेगा। ठीक है साथियों? चलिए, नासा ने वाइजर 2 के बाद अंतरिक्ष में दूसरे ग्रह की खोज के लिए वाइजर 1 को लॉन्च किया था। तो मैंने आपको पहले जैसे बता दिया था क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कि वाइजर 1 से पहले वाइजर 2 को लॉन्च किया गया था। वाइजर 1 को जो है बाद में लॉन्च किया गया था, ठीक है? जो कि दूसरे ग्रहों को खोज करने के लिए वाइजर 1 को लॉन्च किया गया था। वाइजर 2 को पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। नासा के द्वारा यह कार्य किया गया था साथियों। फरवरी 1990 में इस एयरक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम की पहली ओवरव्यू तस्वीर ली थी। इसके बाद 25 अगस्त 2012 को वाइजर 1 इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया था। ठीक है साथियों? तो यह स्पेसक्राफ्ट जो है 1990 में ये स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम की पहले ओवरव्यू तस्वीर ली थी। ठीक है? तो जो सोलर सिस्टम की जो तस्वीर ली गई थी इस स्पेसक्राफ्ट के द्वारा, यानी कि वाइजर 1 के द्वारा, यह 1990 में ही फरवरी के महीने में ये कार्य किया गया था उनके द्वारा, यानी कि वाइजर 1 के द्वारा। ये एक मशीन के द्वारा किया गया था साथियों। ठीक है?
पृथ्वी से मैसेज भेजने और फिर वाइजर वन से संदेश वापस आने में 48 घंटे का समय लगता है। ठीक है साथियों? तो जो कि आप सूरज की रोशनी जो होती है, वो धरती पे भी आने में 8 मिनट का समय लगाती है। आपको याद भी होगा या नहीं समझ में आता है, नहीं आपको पता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ कि सूरज को जो है, धरती पर अपनी रोशनी प्रकाश डालने में उन्हें 8 मिनट का समय लगता है। तो कोई भी मशीन है, यानी कि वो समझिए कि भगवान है, तो भगवान को समझ भेजने में हमको 8 मिनट लगते हैं। तो मशीन को कुछ तो कुछ टाइम लगेंगे ही ना, तो इसे संदेश भेजने में पृथ्वी पर 48 घंटे का समय लगता है साथियों, ठीक है? चलिए, मैंने आपको इतना बता दिया। साथियों अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, जो कि आपके साइंस से रिलेटेड है साथियों, और जो कि आपको हिस्ट्री में भी ये काम आएँगे, भूगोल में भी आपको काम आएँगे, है ना साथियों? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किसके द्वारा पेमेंट कंपनी पेयू को नए ग्राहक जोड़ने की मंजूरी मिली है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यह कहा गया कि पेमेंट कंपनी की पेयू जो है, उन्हें नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति दी है। ठीक है? ये किसके द्वारा किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये किया गया है। ठीक है? उन्हीं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि सब जैसे कि आपके घर में एक परिवार होते हैं, उन परिवार में एक मेन सदस्य होते हैं, तो हमारे जो आरबीआई है वो मेन सदस्य हैं, ठीक है? उनके द्वारा ये कहा गया कि पेमेंट कंपनी में अब पेयू के लिए नए ग्राहक जोड़ने की अनुमति दी जाएगी, ठीक है? चलिए इनके भी पॉइंट है वो आप समझ लीजिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने प्रोसेस वेक्ड फिनटेक फॉर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए नए मर्चेंट्स को फिर से जोड़ने के लिए इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। ठीक है? इन प्रिंसिपल का मतलब है साथियों कि आप जो हैं पहले आप जुड़ चुके थे, लेकिन अभी जो है फिर से आप जुड़ना चाह रहे हैं। ठीक है साथियों? पहले जो थे मतलब पेमेंट बैंक की आपके बात सुने होंगे पहले भी, जो कि बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा। लेकिन पेमेंट पेयू खोला गया साथियों, पेमेंट एग्रीगेटर के लिए, ठीक है? जो कि अब जो है नए मर्चेंट्स यानी कि नए जो व्यक्ति हैं, यानी कि नए जो सदस्य होंगे, नए कस्टमर होंगे, वो आप इसमें जुड़ सकेंगे। ठीक है साथियों? इन प्रिंसिपल मंजूरी फाइनल लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन कंपनियाँ इसे इसके ज़रिए 6 से 12 महीने तक काम कर सकती हैं। तो जो ये आरबीआई के द्वारा इन प्रिंसिपल दिया गया, इन प्रिंसिपल एक लाइसेंस होती है साथियों। तो इन प्रिंसिपल जो दिया गया साथियों, ये आरबीआई के द्वारा, ये कंपनी भी ये मतलब फाइनल लाइसेंस नहीं है। कोई भी चीज़ का आप फाइनल लाइसेंस लेते हैं, जैसे कि आप एक एक्सेल ही खरीदते हैं, यानी कि एक्सेल ही सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आप लाइसेंस ही नहीं होता है, तो उसमें लाइसेंसी का ऑप्शन आता है कि लाइसेंसी आप लाइसेंस बनाइए और आपको ये मतलब सॉफ्टवेयर आप फ्री में चलाइए, है ना? नहीं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं उसके लिए। तो इसके लिए मतलब आरबीआई के द्वारा यह दिया गया कि लाइसेंस दिया गया, जो कि ये कंपनी जो भी है, यानी कि पेमेंट बैंक जो है, वो 6 महीने और 12 महीने तक ये काम कर सकती है। आप 6 महीने तक, 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक आप लाभ उठा सकते हैं इसका, ठीक है? जनवरी 2023 में बैंकिंग रेगुलेटर ने कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कारण पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए फिनटेक फर्म के आवेदन को वापस कर दिया था। इसके बाद पेयू को अपने ऑनलाइन एग्रीगेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेंट्स को जोड़ना बंद करना पड़ा था। तो समझ सकते हैं साथियों, जैसे कि हम आप पेमेंट करते हैं, गूगल पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, तो उन्हें कंपनी को क्या फ़ायदा होता होगा? आप समझते हैं ना? लेकिन उन्हें भी बहुत फ़ायदा होता है साथियों, ठीक है? और पेमेंट पेटीएम का तो आप बहुत पहले से नाम सुने होंगे, है ना? तो पेटीएम जो है इनका जो सेकंड पॉइंट है वो आप समझिए फिर से कि जनवरी 2023 में ही बैंकिंग रेगुलेटर ने कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के कारण पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए फिनटेक फर्म के आवेदन को वापस कर दिया था। ठीक है साथियों? इसके बाद जो है पेयू अपने ऑनलाइन एग्रीगेशन बिज़नेस के लिए नए मर्चेंट्स को जोड़ना बंद कर दिया था। यानी कि जो पुराने कस्टमर थे, एक्जिस्टिंग कस्टमर थे साथियों, उन्हें तो ये लाभ मिल रहा था, लेकिन जो नए कस्टमर जुड़ना चाहते थे, तो उन्हें ये लाभ मिलना बंद हो गया था साथियों। ठीक है? पेमेंट एग्रीगेटर एक थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर है, जो ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट करने और मर्चेंट्स की पेमेंट लेने की सुविधा देता है। ठीक है? तो मैंने आपको पहले बता दिया, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे आप नाम सुने होंगे, तो ये भी एक जो है अलग थर्ड पार्टी प्रोवाइडर है पेमेंट कंपनी की, ठीक है? जो कि अब ग्राहकों को, यानी कि हम ही ग्राहक हो गए समझ लो, तो हमें ये ऑनलाइन पेमेंट करने और मर्चेंट्स पेमेंट की लेने की सुविधा देगी। लेकिन ये 6 महीने, यानी कि 6 महीने से 12 महीने तक ही होगी, यानी कि 6 महीने, आधा साल या 1 साल तक ही ये काम करेगी। ठीक है साथियों? पेमेंट
एग्रीगेटर, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कार्डलेस ईएमआई, यूपीआई, बैंक ट्रांसफर और ई वॉलेट जैसे पेमेंट मोड में पेमेंट की सुविधा देता है। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको पहले बता दिया, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, मर्चेंट्स पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं इसका, पेमेंट एग्रीगेटर का साथियों, ठीक है, पेयू का। कार्डलेस ईएमआई यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, बैंक बैंक ट्रांसफ़र किसी भी कर सकते हैं, है ना? कहीं पे भी किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र पैसे कर सकते हैं। मतलब आपकी सारी फैसिलिटी ऑनलाइन दे रही है, ठीक है साथियों? लेकिन ये 6 से 12 महीने तक, ठीक है? अगर कंपनी चाहती है तो उन्हें आरबीआई से फाइनल लाइसेंस भी ले सकती है, ठीक है साथियों? चलिए, इतना आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश में एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसालों पर बैन लगा दिया गया? तो यह जो है हांगकांग, आप नाम सुने होंगे हांगकांग का। फिल्म में कई सारे साउथ फिल्म आप देखते होंगे तो उसमें हांगकांग बहुत सारा नाम लेता रहता है, ठीक है। जो हांगकांग जाएंगे वहाँ पे कोई विलन रहता है तो उसे मारेंगे पीटेंगे जो भी होता है। तो ये हांगकांग देश में यह किया गया कि एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसाले पर बैन कर दिया गया। एवरेस्ट का आप नाम सुने होंगे, इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर जो भी आते हैं पाउडर वगैरह, मिर्ची पाउडर, तो ये जो मसाले जो होते हैं इन्हें बैन किया गया है हांगकांग के द्वारा, ठीक है। और हमारे देश में ये चल रही है। अब क्यों बैन किया है साथियों, इन्हें आप पॉइंट से समझने की कोशिश कीजिएगा। इनका पहला पॉइंट है, हांगकांग ने एमडीएच प्राइवेट लिमिटेड और एवरेस्ट फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के करी मसालों की सेल पर बैन लगा दिया गया, ठीक है। दोनों कंपनियों ने इन प्रोडक्ट्स में कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा की यह कारण फैसला लिया गया। तो इस प्रोडक्ट्स में यानी कि एवरेस्ट और एमडीएच के प्रोडक्ट्स में क्या पाया गया था जिसके कारण ये फैसला लिया गया, तो इसके प्रोडक्ट्स में जो है कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा पाया गया था। इसके लिए हांगकांग के द्वारा यह एवरेस्ट और एमडीएच कंपनी को बैन किया गया है, ठीक है। उनके 4 मसालों पर बैन किया गया साथियों, ठीक है। हांगकांग से पहले जो है सिंगापुर के अधिकारियों ने भी इस वजह से इस वजह के चलते एवरेस्ट के फिश करी मसाले को बाजार से वापस मंगाने को आदेश जारी किया था। तो इससे पहले जो है हांगकांग से पहले जो है सिंगापुर के द्वारा यह किया गया था कि एवरेस्ट के जो फिश मसाले थे, यानी कि जैसे कि हम गरम मसाले लेते हैं, है ना? सब्जी मसाले लेते हैं, पनीर मसाले लेते हैं, कोई मसाले, अब तो हर मसाले आने लगे हैं साथियों, है ना? तो फिश मसाले जो थे एवरेस्ट के, वो सिंगापुर ने पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन अभी जो है हांगकांग के द्वारा यह कार्य किया गया है, जो कि इसके एवरेस्ट वाले मसाले में और एमडीएच वाले के मसाले में, ठीक है, इसमें जो है कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड एथिलीन ऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा पाई गई है, जिससे बीमारी होती है, खतरनाक बीमारी हो जाती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है साथियों। इसके लिए ये हांगकांग के द्वारा यह कार्य किया गया, ठीक है। हांगकांग के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के मुताबिक एमडीएच ग्रुप के 3 मसाला मिक्स, ठीक है, मद्रास करी पाउडर, सांबर मसाला पाउडर और करी पाउडर में पेस्टिसाइड की ज़्यादा मात्रा पाई गई। तो एमडीएच के जो हैं, एमडीएच के 3 मसाले हैं और एवरेस्ट के जो एक मसाले हैं, ठीक है। तो एवरेस्ट के जो मसाले हैं, जो कि पहले आप नाम पढ़े हैं, पहले आप देखें पॉइंट्स, दूसरा जो कि सिंगापुर में फिश करी पाउडर थी, तो ये भी जो है हांगकांग भी जो है फिश करी पाउडर पे ही बैन किया है, ठीक है साथियों। और एमडीएच के मतलब मैंने को पहले बता दिया कि 4 मसाले हैं साथियों, तो 3 मसाले जो हैं एमडीएच के हैं और एवरेस्ट के जो है 1 मसाला है, ठीक है। तो एवरेस्ट का जो 1 मसाला है वो फिश करी पाउडर ही है और एमडीएच के जो 3 मसाले हैं जिसमें मद्रास करी पाउडर है, सांबर मसाला पाउडर है और करी पाउडर है, ठीक है। करी जो आप खाते हैं, तो ये तीनों पाउडर जो है एमडीएच के, उन पे ये बैन किया गया और एवरेस्ट के फिश करी पाउडर पे ये ज़्यादा पेस्टिसाइड पाया गया उस मसाले में, फिश वाले में, उसके लिए इसे बैन किया गया, ठीक है साथियों, हांगकांग के द्वारा। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे साथियों। रूटीन सर्विलांस प्रोग्राम के तहत एवरेस्ट के फिश करी मसाले में यह पेस्टिसाइड पाया गया है, इसके लिए बंद किया गया। तो मैं आपको पहले ही बता दिया साथियों कि पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई एवरेस्ट के मसाले में, फिश करी मसाले में, इसके लिए बैन किया गया। इंटरनेशनल स्पेस इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड की ग्रुप 1 कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाई किया है। देखिए साथियों, ये किसके द्वारा किया गया, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो मसाले आप खाते हैं, मसाले आप कम खाइए। पहले जो क्या थे, हमारे गांव में भी अभी भी करते हैं, जो कि सिलौटी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसमें मसाला पीसा जाता है साथियों, लोढ़ी से होता है, लोढ़ी सिलौटी होता है, उससे मसाले पीसे जाते हैं, वो अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन जो मसाले पाउडर वाले आते हैं उसमें
पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्सिनोजेनिक पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है? उसमें जो कई सारे ऐसे बैक्टीरिया सब होते हैं उसमें, जैसे कि बताते हैं कि चाउमीन में कुछ चमड़े की डाल देते हैं, क्या-क्या वगैरह पता नहीं क्या खाते हैं लोग सब। तो उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा हानिकारक चीज़ होते हैं, जिसकी वजह से कैंसर की बीमारी होती है, हार्ट अटैक की बीमारी होती है और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है साथियों? इसके लिए यह कार्य किया गया। तो इंटरनेशनल स्पेस फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने, ठीक है? तो मैं मतलब जो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि कैंसर का एक इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के द्वारा ये कहा गया कि एथिलीन ऑक्साइड के ग्रुप 1 कार्सिनोजन के रूप में क्लासिफाइड किया गया कि एमडीएच के मसाला 3 मसाले और एवरेस्ट के 1 मसाले को बैन किया गया है। ठीक है साथियों? चलिए, इनके द्वारा ये बताया गया कि कैंसर की जो है खतरे ज़्यादा होते हैं इस मसाले से और हार्ट अटैक जो है इससे ज़्यादा आती है। ठीक है साथियों? फूड रेगुलेशन के अनुसार ह्यूमन कंजप्शन के लिए पेस्टिसाइड वाले फूड सिर्फ तभी बेचे जा सकते हैं जब फूड स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक न हो। तो जो भी मसाले आप बाजार में आते हैं, देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि सिंगापुर जो है ये काम पहले कर चुकी हैं और अभी जो हांगकांग के द्वारा ये किया गया, लेकिन इंडिया में अभी भी लोग मज़े से खाते हैं साथियों। ठीक है, मैं तो ऐसे फिश वूस नहीं खाता, लेकिन अभी मज़े से खाते हैं लोग, है ना? तो अभी अभी जो है बंद करनी चाहिए हमारे इंडिया में भी। ठीक है साथियों? तो ये किसके द्वारा क्लासिफाइड किया गया? ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए कि एमडीएच के 3 मसाले हैं, जिसमें से मद्रास करी पाउडर है, सांभर मसाला पाउडर है और करी पाउडर है। ठीक है, ये सारे पेस्टिसाइड की मात्रा ज़्यादा पाई गई, इसके लिए हांगकांग के द्वारा ये बंद किया गया इस मसाले को। एमडीएच के एवरेस्ट के कौन मसाले थे साथियों? तो फिश करी मसाले थे, जो कि ये बैन किया गया है एवरेस्ट का। ठीक है साथियों? यह किसके द्वारा क्लासिफाइड किया गया? तो इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एथिलीन ऑक्साइड के ग्रुप 1 कार्सिनोजन के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है साथियों? फूड रेगुलेशन के अनुसार ह्यूमन कंजप्शन के लिए पेस्टिसाइड वाले फूड तभी बेचे जा सकते हैं जब फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो, यानी कि खतरनाक ना हो, तब आप बेच सकते हैं इसको बाजार में। ठीक है साथियों? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहली बार इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया था? देखिए साथियों, लेबर डे मनाते हैं, उस दिन छुट्टी भी होती है लेबर डे के दिन। ठीक है? जिस तरह से कृष्ण जन्माष्टमी होती है, जिस तरह से हम बिहार डे मनाते हैं, जिस तरह से हम महाराष्ट्र डे मनाते हैं, जिस तरह से हम कोई भी यानी कि जयंती मनाते हैं, यानी कि डे मनाते हैं उनका, जैसे कि अपना हैप्पी बर्थडे समझ लीजिए। हैप्पी बर्थडे में हम उस दिन छुट्टी ले लेते हैं, ताकि हम आज हमारा हैप्पी बर्थडे है, हम खुशहाली दिन मनाएँगे। ठीक है साथी? क्योंकि आज हमने जन्म लिया था। तो लेबर डे की शुरुआत जो है, यह 1886 में शुरुआत हुई थी। ठीक है? पहली बार जो है, तभी से हम लोग जो है आज तक लेबर डे मना रहे हैं। ठीक है? तो ये क्यों हुई थी? आप इन्हें पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला पॉइंट है साथियों, 1886 ईस्वी में पहली बार इंटरनेशनल लेबर डे मनाया गया था। इस दिन अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का समय घंटा 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। देखिए साथियों, ये अमेरिका के जो मजदूर यूनियन थे, उनके द्वारा यह कार्य किया गया था और इसीलिए हम लोग जो है लेबर डे मनाते हैं और उस दिन छुट्टी लेते हैं, यानी कि छुट्टी होती है ऑफिस की, है ना? तो मजदूर यूनियन के द्वारा अमेरिका के जो मजदूर यूनियन थे, उन्होंने ये हड़ताल की थी कि हमारा जो कार्य करने की क्षमता है वो 8 घंटे से ज़्यादा है नहीं, इसके लिए 8 घंटे हम काम कर सकते हैं। तो यह लेबर लेबर डे जो है, इसी हड़ताल के वक़्त शिकागो में बम धमाका हुआ था। ठीक है साथियों? जब ये हड़ताल कर रहे थे अमेरिका के जो यूनियन लीडर थे, यूनियन मजदूर थे वहाँ पे, उन्हीं के समय शिकागो में धमाका हुआ था। इसमें पुलिस ने मज़दूरों पर गोली चला दी थी, जिसमें 7 मज़दूरों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका सरकार ने 8 घंटे काम करने की माँग को मंजूरी दे दी थी। ठीक है साथियों? तो अमेरिकी सरकार जो थे, जो मज़दूर यूनियन के द्वारा यह कार्य किया गया था, यह हड़ताल किया गया था कि 8 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते हैं, हमारी क्षमता उतनी है नहीं। उसी समय शिकागो में बम धमाका हुआ साथियों। और उसमें जो है पुलिस के द्वारा फायरिंग भी हुई, जिसमें 7 मज़दूर मारे गए और उसी घटना के यही सब देख के अमेरिकी सरकार के द्वारा फैसला लिया गया कि मज़दूर को 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है? उन्हें ये मतलब इन्हें मंजूरी दे दी थी कि आप 8 घंटे ही काम करोगे। ठीक है साथियों? इसीलिए इंटरनेशनल लेबर डे के 2024 की थीम जो है, जो जलवायु परिवर्तन की कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है साथियों। तो ये 2024 की थीम रखी गई थी साथियों, इंटरनेशनल लेबर डे के
उसके उपलक्ष्य में कि जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना इसका थीम रखा गया था साथियों, इंटरनेशनल लेबर डे के दिन। ठीक है साथियों? लेकिन आप ये समझिए कि आप जो काम करते हैं 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, तो हमारी शरीर जो है थक जाती है। हमारे शरीर को भी हार्मोन मिलने चाहिए, है ना साथियों? जब तक आपकी जो भी शरीर की जो ऊर्जा होती है ना? वो आप ऊर्जा शरीर को नहीं दे पा रहे हो, ठीक है? और उससे ज़्यादा आप काम करने की काम करने की इच्छा रखते हो, पैसे कमाने की ज़्यादा इच्छा रखते हो, तो आप मतलब क्या होता है कभी-कभी साथियों कि ऑफ़िस में आपको 8 घंटे काम है, यानी कि कोई भी कार्य में आपको 8 घंटे की काम मिलती है। अगर बोलते हैं ना ओवर टाइम में लोग ज़्यादा पैसे कमा लेते हैं, लेकिन साथियों आपकी शरीर की जो क्षमता है, 8 घंटा अगर है तो 8 घंटे ही काम कीजिए। अगर आप 10 घंटे, 12 घंटे आप काम करते हैं, चलिए ठीक है मान लेते हैं 10 घंटे आप काम कर लिए। लेकिन शरीर को भी स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी होता है साथियों, है ना? स्वच्छ भी रखना ज़रूरी होता है और स्वस्थ भी रखना ज़रूरी होता है साथियों, ठीक है? जितना आप स्वच्छ रखोगे अपने शरीर को, उतना आपकी शरीर से बदबू नहीं आएगी और आपकी शरीर भी अच्छी रहेगी। और अगर स्वास्थ्य स्वस्थ रहते हैं, तो अच्छी बात है साथियों। मेंटली, है ना? मेंटली स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है साथियों। पर्सनैलिटी सही रहना बहुत ज़रूरी होता है साथियों, है ना? डिक्शन-विक्शन सही रहना बहुत ज़रूरी होता है। ये अलग थीम है साथियों, मैं आपको ये अलग से बता रहा हूँ। चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है। चलिए साथियों, 1 मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिन हैं जो कि आपको याद रखने हैं। 2021 में भारत के मशहूर सितार वादक देबू चौधरी का निधन हुआ था, ठीक है? जो भारत के मशहूर सितार वादक थे, देबू चौधरी, उनका निधन जो है वो 2021 ईस्वी में 1 मार्च के दिन हो गया था, ठीक है साथियों? यानी कि 2024 से 3 साल पहले। अगला पॉइंट है साथियों, 2004 में यूरोपीय संघ में 10 नए राष्ट्र शामिल हुए थे। अगला पॉइंट है साथियों, 2003 में अमेरिकी राजनयिक पाल ब्रोमर की इराक के प्रशासक पद पर नियुक्ति हुई थी, ठीक है? तो ब्रोमर की इराक के प्रशासक के पद पर नियुक्ति हुई थी अमेरिकी राजनयिक पाल ब्रोमर, ठीक है साथियों? जो कि 2003 ईस्वी में 1 मार्च के दिन किया गया था। अगला पॉइंट है साथियों, 2002 में अमेरिका और अपील पर इज़राइल ने हेब्रोन से सेना हटाई थी, ठीक है साथियों? तो अमेरिकी की अपील पर इज़राइल ने अपने हार्मोन से सेना कब हटाई थी? तो 2002 ईस्वी में 1 मार्च के दिन यह कार्य किया गया था। उसी तरह से 1919 में यानी कि 1999 में नेपाल में सजाए मौत को खत्म कर दिया गया था। तो नेपाल में जो है सजाए मौत को खत्म कर दिया गया था और देखिए साथियों सजाए मौत तो हमारे इंडिया में अभी तक चल ही रही है, ठीक है? लेकिन नेपाल के द्वारा यह कार्य किया गया कि सजाए मौत जो है उसे उम्र कैद तो मिलेगी लेकिन मौत उसे नहीं दी जाएगी। तो यह 1999 में यह कार्य किया गया था नेपाल के द्वारा, हमारा पड़ोसी मुल्क यानी कि पड़ोसी देश। चलिए अगला पॉइंट है साथियों, 1993 में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानी संघे प्रेमदास की बम विस्फोट में मृत्यु हो गई थी। अगला पॉइंट है साथियों, 1986 में भारतीय एथलीट संदीप कुमार का जन्म हुआ था। जो भारतीय एथलीट थे संदीप कुमार जी, उनका जन्म जो है 1986 में हुआ था, ठीक है? अगला पॉइंट है साथियों, 1984 में वो दोरजी बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में कामयाब हुए थे। ठीक है साथियों, माउंट एवरेस्ट जो है सबसे लंबी पहाड़ मानी जाती है, ठीक है? तो उस पे जो है इंसान ऑक्सीजन लेके जाते हैं साथियों, ताकि उससे हवा जो इतनी तेज़ होती है ना साथियों, जितना आप ऊपर चढ़ते हो आप वहाँ उतनी ज़्यादा हवा आती है। तो उस हवा से आप ऑक्सीजन कैसे लोगे? ऐसे तो आँख नाक बंद करके तो नहीं लोगे, है ना? कि उसमें भी हवा जाएगी। तो ये जो माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़े थे फूल दोरारजी, है ना? फूदोरजी, जो कि बिना ऑक्सीजन के चढ़ गए थे माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है? और ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए थे फूदोरजी बिना ऑक्सीजन के, जो कि 1984 में। चलिए साथियों, 1920 में बॉलीवुड के मशहूर गायक मन्ना डे का जन्म हुआ था, ठीक है? 1920 में जो है मन्ना डे का जन्म हुआ था। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर है साथियों, जिनका जन्म जो है 1920 में 1 मार्च के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं साथियों, जो कि आपको समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आए हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा, अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है साथियों? डिटेल्स में आप समझते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया साथियों, कि क्वेश्चन जो होता है वो ट्रेलर होता है साथियों, फ़िल्म तो उनके पॉइंट्स होते हैं, तो आपको पॉइंट समझ में आते हैं, तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आते हैं, है ना? और कहानी की तरह से समझिए, तो आपको ज़्यादा मज़ा आते हैं क्वेश्चन समझने में, ठीक है? आपको अगर ये देखिएगा कि इनके जो पॉइंट होते हैं, आपको एक-एक पॉइंट जो होते हैं, आपको 10 क्वेश्चन बना के दे देगा, ठीक है साथियों? इसके लिए मैं आपको अपने क्लास में पॉइंट लेके आता हूँ,
ताकि क्वेश्चन समझने में छात्र छात्राएँ को कोई भी दिक्कत ना हो और मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होती साथियों समझाने में, है ना? चलिए, इतना आप याद रखिए। अगर आपको समझ में आए हैं साथियों, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और हमारी क्लास डेली आएगी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है साथियों, इसलिए क्लास नहीं आ पाती है। मैं कोशिश करता हूँ, डेली कोशिश करता हूँ साथियों मैं क्लास अपलोड कर दूँ, लेकिन नहीं हो पाती साथियों, है ना? मैं जभी भी वीडियो बनाने जाता हूँ, पता नहीं खाँसी होने लगते हैं, कुछ-कुछ होने लगे मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, ऐसे जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ जल्दी-जल्दी। ठीक है साथियों? तो आपको समझ में आए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। चलिए साथियों लाइक कर दीजिए, दूसरे साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी समझ सकें और वो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। चलिए साथियों, आपका दिन समय शुभ हो।